छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने एसीएन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दौर हो चुनाव का और चुनावी चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, चुनावी चर्चा लगातार जारी हो चुकी है और एसीएन न्यूज भी लगातार आपको चुनाव से संबंधित खबरें दे रहा है, जो भी जानकारियां हैं उपलब्ध करा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में चुनावी चर्चा के लिए केएस चौहान, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हाजिर हुए हैं। उनसे चंद सवाल हम चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बताएंगे, मैं जानना चाहती हूँ कि भाजपा द्वारा जो निकाय चुनाव को अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कुछ निकाय क्षेत्रों में विरोध के स्वर जो हैं वो उठ रहे हैं। जैसे कि बीजापुर में महिला मोर्चा ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक की अपेक्षाएं रहती हैं। टिकट वितरण के लिए हर कोई भी चुनाव ले लीजिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एक की किसी न किसी की रहती है। लेकिन उसके बाद सभी लोग कोशिश करते हैं। उसके बाद जब टिकट वितरण हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको टिकट मिली है उसको जिताने के लिए। तो जो अगर मेरे को तो ऐसा कुछ ध्यान में नहीं है कि विरोध हो रहा है। अगर विरोध हो भी रहा है तो वो विरोध नहीं होगा। हाँ ठीक है, अपनी मांग के लिए इंसान अब अपनी आवाज़ ऊंची जरूर करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का विरोध नहीं है। तो ये सब चीज़ें चालू होंगी और वो संगठनात्मक हिसाब से ठीक भी हो जाएगी। चुनाव की बात हो और ईवीएम मशीन का जिक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। हाँ। लगातार कांग्रेस जो है ईवीएम मशीन को लेकर अपने आवाज से तल्ख करी है। और जैसा कि ये भी था कि चुनाव जो नगरीय निकाय होंगे वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे, लेकिन भाजपा ने ये फार्मूला ही चेंज कर दिया और घोषणा की कि ईवीएम मशीन से होंगे। इसको लेकर कांग्रेस में 2014 में हम जाएं, 2014 में ईवीएम मशीन थी क्या? मतलब ईवीएम मशीन थी, लेकिन ईवीएम मशीन का 2000 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। उसके पहले ईवीएम मशीन नहीं थी, उसके पहले भी यूपीए की सरकार ने जीतते रहे। उसके बाद भी जब दूसरे चुनाव होते हैं तो उसमें भी जीता गया। 2018 में हम देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ यूपीए की और कांग्रेस की जीत हुई। तो और उसके 5 महीने के बाद फिर से उनका सुपड़ा साफ हो गया, 70 में से सिर्फ 3 सीटें उनको मिली। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ईवीएम का जादू जो है कुछ में चलेगा, कुछ में नहीं चलेगा, आज चलेगा कल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो और दूसरी बात ये है, सबसे मेन बात, टेक्निकल बात ये है कि ईवीएम मशीन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं, तो उसको हैक करना वो पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट से वो एक मैनुअल मशीन है, वो जो मशीन है वो उसी में सभी सिस्टम है और उसी के हिसाब से, मतलब जो रीडिंग रहती है वो रीडिंग उसी के हिसाब से। नहीं, समय समय पर कांग्रेस द्वारा आरोप का दौर चलता है ईवीएम सेटिंग को लेकर। देखिए, मैं छोटा था ना शाहीन जी, तो मैं अपने टेस्ट में फेल हो गया और मैंने घर में आके बोला कि मैंने तो तैयारी अच्छी की थी लेकिन पेपर बहुत कठिन था। मेरे को एक थप्पड़ रसीद हुआ। बोले आप खुद पढ़ के जाइए अच्छे से और पेपर को मत बोलिए कि ये कठिन आया था कि सही आया था कि ये नहीं था कि वो नहीं था। तो आपकी खुद की तैयारी क्या है? हम जब तक खुद का आकलन नहीं करेंगे और अपनी हार का ठीकरा हम दूसरी जगह में अपन फोड़ते जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको कर्नाटक में ईवीएम सही लगती है, दूसरी जगह गलत लगती है। आपको पहले महाराष्ट्र में ठीक लगती है, उसके 6 महीने के बाद गलत लगती है। पहले मध्य प्रदेश में ठीक लगती है, उसके बाद गलत लगती है। आपकी पंजाब में ठीक है और दूसरी जगह गलत है। आपकी कश्मीर में सही है और दूसरी जगह गलत है। तो ये
अपने आप में एक जहां हार है वहां पर आप बोल देते हैं कि ईवीएम मशीन का रोना रोते हैं। तो अभी जैसे नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन से है। बाकी जो पंचायत चुनाव है वो तो बैलेट पेपर से है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके कामों के आधार पे फर्क पड़ता है कि आपके काम कैसे थे, पिछले काम कैसे थे। पिछले 40 साल से पिछले 40 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई है। क्या ये ईवीएम के कारण है? ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहा करते थे और उसके बाद आज 2% भी वोट ऑफ परसेंटेज नहीं है। तो क्या ये ईवीएम के कारण है? क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं वो बार बार छोड़ के जा रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में आपके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं? तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे हैं, अन्य अन्य जगहों में भी जा रहे हैं? तो क्या ये ईवीएम के कारण है? तो ये ईवीएम का वो छोड़े और अपने कामों में और अपनी विचारधारा में ज्यादा ध्यान दें। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया चौहान सर ने ईवीएम मशीन को लेकर कि कांग्रेस जो है अपनी तैयारियां पूरी करे, अपने कामों में ध्यान दे, ईवीएम मशीन को टारगेट ना करे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निकाय सरकार दुर्ग में काफी लंबे समय रही, लेकिन पिछले बार जो है अपना पताका नहीं लहरा पाई। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो जो डायरेक्ट प्रणाली थी मेयर की उसको बदल दिया गया और कुछ लोगों को लिटरली कुछ लोगों को मेयर बनाने के लिए कि वो मेयर का चुनाव डायरेक्ट अगर होता तो वो जीत नहीं पाते। आज आप एक जनता से पूछेंगे, मैं आपके प्रसिद्ध चैनल की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुद ये नहीं चाहते थे कि हम डायरेक्ट मेयर का चुनाव हम खुद चुने मेयर को? बिल्कुल चाहते थे, लेकिन उसको डायरेक्ट प्रणाली को इनडायरेक्ट फिर से कर दिया गया भूपेश सरकार ने, सिर्फ इस वजह से कि हम कुछ मैनिपुलेट कर सकें, हम कुछ अगर मेयर हम या और शहर में हमारी सत्ता काबिज हो सके। तो इस चीज को मैनिपुलेट करते करते उन्होंने बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करके जनता का हक मारा। लेकिन जनता ने 2018 का जो एक चांस दिया था एक अन्य पार्टी को, क्योंकि 3 बार की सरकार हमारी थी, उसके बाद उन्होंने देख लिया। उसके बाद फिर से 2024 में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को फिर से प्रतिसाद दिया। 2023 में एंड में हमारे को फिर से प्रतिसाद मिला और उसी का परिणाम है कि लगातार हम पिछले 12 महीनों में 3 चुनाव जीत के आए हैं छत्तीसगढ़ में। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक विधानसभा में इतनी सीटें हमारी नहीं आई थी, कांग्रेस की इतनी कम नहीं आई थी। तो लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने ये सब चीजें देखी और उसके हिसाब से अपना दे दिया। और पिछले 12 महीने में हम 3 लगातार हैट्रिक मार चुके हैं छत्तीसगढ़ में जीत की, और यह भी चौका मारने वाले। दुर्ग नगर निगम में, दुर्ग नगर निगम की आप बात बोले या पूरे छत्तीसगढ़ की बोले, तो ये तो होने ही वाला है। और दुर्ग नगर निगम में आज की डेट में उन्होंने देख लिया है कि इंटरकवेल की क्या प्रॉब्लम है, फिल्टर प्लांट की क्या प्रॉब्लम है, चौपाटी को आपने चौपट कर दिया, गौरव पथ को आपने गरकपथ बना दिया, आपने जीरो वेस्ट के नाम से बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी जो वेस्ट ही वेस्ट हो गया। वो पूरा जो इलाका है वो बदबू मार रहा है और कहीं कोई ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने से और अपने लोगों को खुश करने से, अपने अधिकारों का हनन करवाने से। तो यही सब चीजें चलती रही और जनता इसका माकूल जवाब आपको अभी 11 तारीख को दे देगी। दुर्ग नगर निगम की बात करें तो बाघ हमारे मैडम का चयन प्रत्याशी बनी है वो। दोनों ही अपने पत्ते खुलने में काफी समय लगा दिए। फाइनली कांग्रेस का तो अभी भी संशय की स्थिति है। दुर्ग नगर निगम के लिए जो बाघ हमारे प्रत्याशी हैं, नाम अलका बाघ हमारे, उनके लिए बताएंगे कि उनका कार्य प्रणाली कैसी रही है और जो दुर्ग शहर सरकार है उनको कितना अपना प्रतिसाद देगी। विगत कई वर्षों से हमारी अलका दीदी छोटे से छोटे कार्य से
और बहुत ही छोटे कार्यकर्ता से उन्होंने अपनी शुरुआत की और उसके बाद पार्षद भी रही हैं। सफल पार्षद का उन्होंने कार्यकाल भी पूर्ण किया है। उसके बाद संगठन के कार्य में लगातार रही। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जिला संयोजक रही, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष रही अभी भारतीय जनता पार्टी की। तो संगठन ये देखता है, पार्टी ये देखती है कि कौन कार्य कर रहा है और किसको चांस मिलना चाहिए और किसको आगे बढ़ाना चाहिए, कौन जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकता है, कौन जनता के द्वारा कौन जनता के लिए बहुत ज़्यादा निष्ठावान से कार्य कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये संगठन का एक कलेक्टिव डिसीजन था और संगठन ने बहुत ही अच्छी प्रत्याशी, एक कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता में ऊर्जा लाने वाली प्रत्याशी को चयनित किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा हर्ष है। संगठन की अगर बात कर रहे हैं तो पार्टी में कई गुटबाजियां भी दिखती है। हम फील्ड पे रहते हैं, हमें साफ नजर भी आती है, हालांकि सामने से कोई न बोलता न पूछता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी गुटबाजी को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप ये जरूर बोल सकते हैं कि जहां पर भी परिवार रहता है वहां पर थोड़ी बहुत भेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद नहीं। मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक हम दो परिवार के एक परिवार में 3-4 लोग रहते हैं, उसमें भी थोड़े से मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होते हैं। आखिरकार हम सभी एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि आपने पहले भी देखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और उसके हिसाब से ही उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी कार्य करते हैं। हाँ, अपने अपने दावे पेश करना एक अलग बात है, लेकिन उस चीज को जब पूर्ण हो जाता है तो फिर हम उस पे लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई मिट्टी है, मिट्टी को पहले हम कूटते हैं, फिर मतलब पानी भी डालते हैं, कभी कभी मिट्टी के ऊपर आ भी जाते हैं, फिर जब वो मिट्टी मूर्ति बन जाती है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है, सभी अपने अपने दावे लगाएंगे, सभी अपने अपने प्रयास करेंगे, लेकिन जब मूर्ति बन गई तो हम सब नतमस्तक रहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण था। एक सवाल है, टिकट वितरण को लेकर रविवार की रात जो है वो कांग्रेस कार्यालय रायपुर में टिकट बेचने का आरोप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज कांग्रेस की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आपको ये सोच के भी ताज्जुब होगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 400 सीटें केंद्र में लाई थी, एक बार मतलब इतना वर्चस्व था, और वो कांग्रेस की आज ये हालत है। वो इसलिए कि मतलब 5-6 वार्डों में उनके लिए उनके पास प्रत्याशी खड़े करने के लिए नहीं था। शहर सरकार के लिए, शहर सरकार में 5-6 वार्डों में उनके पास खड़े करने के लिए नहीं था। 2-3-4 प्रत्याशी तो इनके जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन बोले कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद कि कुछ वार्डों में ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा रस्साकशी हो रही है। रस्साकशी होती है, लेकिन इतनी इनबैलेंस्ड कांग्रेस पहले कभी नहीं देखी। इनका शीर्ष नेतृत्व लगता है, इनका शीर्ष नेतृत्व भी देख लीजिए, यथा राजा तथा प्रजा। इनका शीर्ष नेतृत्व देख लीजिए। आज जो राज्य में हमारी जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर नहीं, और जिसके पास पावर है उसके पास पैसा नहीं है। 7 लोगों की टीम गठित की गई है अभी चुनाव के लिए, और 7 लोग में एक खेमे को पूरा नदारद किया हुआ है। उनका कोषाध्यक्ष जो है वो फरार है, और कई लोगों के उसमें वारंट निकला हुआ है, कई पदाधिकारियों के नाम से। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी एक टीम नहीं बना सकती है। तो चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव लड़ने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, जो कि वो टीम बना के लड़ भी नहीं पा रही है। तो कांग्रेस की बहुत विकट स्थिति है। ऐसे कई आरोप और भी लगते रहेंगे, और जो आपने नहीं भी सुना, हमने नहीं भी सुना, वो भी आने वाले समय में हमारे को सुनाई देगा। बहुत ही विकट स्थिति है, बहुत ही डाउन एक पार्टी गई है। तो मेरे ख्याल से उनको अपने अंदरूनी
अनुशासन की जरूरत है और एक लीडरशिप की क्वालिटी की जरूरत है। वो लीडरशिप क्वालिटी उनको डेवलप करनी चाहिए और देश हित में, पार्टी हित में पहले सोचना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति के बारे में आपने बोला तो मुझे एक जुमला या एक बात याद आई कि मैं फील्ड पे थी, किसी ने दौर चल रहा है ना पलायन का, कांग्रेस से सब पलायन करके भाजपा विचारधारा से जुड़ के भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे मुंह से यूं ही निकला, किसी ने बोला जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले जाते हैं। तो जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, क्या वो चूहा कहलाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो छोड़ के जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर जहाज मायने रखता है कि आप जहाज कौन सा चला रहे हैं, है कि नहीं। अगर वो जहाज सुदृढ़ है और अगर कोई शरणार्थी यहाँ पर आना चाहता है जो डूबना नहीं चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको मना तो नहीं करेगी, है कि नहीं। यहाँ पर अगर जहाज आपका बड़ा है, जहाज आपका जा रहा है और तैर रहा है, डूबने नहीं देगा और किसी की जान को खतरा नहीं है, तो कोई अगर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी इंसान जो है वो उसका वेलकम ही करेगा और लेके आएगा। सवाल तो बहुत सारे हैं चौहान सर, जिसके जवाब जानना है मुझे आपसे, लेकिन हम बारी बारी हर आते रहेंगे, आपसे सलाह लेते रहेंगे। एक अंतिम सवाल मैं राज्य सरकार से लूंगी कि विष्णुदेव साय सरकार को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार है अभी तक डिले है, अभी तक हुआ नहीं है, क्या कारण बता सकते? देखिए, ये प्रक्रियाएं हैं और हमने पिछली भूपेश सरकार में भी देखा है कि 4.5 साल होने के बाद भी मंत्रिमंडल में विस्तार भी हुआ, मंत्रिमंडल की बदली भी हुई। तो ये एक प्रक्रिया है। हाँ, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया से कभी भी छत्तीसगढ़ को लॉस नहीं होगा, जनता को लॉस नहीं होगा, जनता का कार्य अधूरा नहीं होगा, जनता का कार्य रुकेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा। और अगर वो उसमें अवरुद्ध आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूर्ण करने में, उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा सक्षम है और अपने हिसाब से वो मंत्रिमंडल, वो भले वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या विघटन हो, जो भी हो, तो वो करते रहेगी। जी, बहुत अच्छा आपका जवाब था, काफी अच्छा आपने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना विश्लेषण दिया। लगातार मैं आपको आमंत्रित करती रहूंगी और दर्शकों को आप बताते भी रहेंगे हर जानकारियां। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।